तुम सबको कल एक एओडी का क्वेश्चन बैंक मिला होगा। तो एओडी का तुम लोग को सब कुछ मिल चुका है, क्वेश्चन बैंक भी मिल चुका है एओडी का, और पास या आरचाई भी मिल चुका है। ठीक है, आज हम एओडी को खत्म करेंगे। लास्ट क्लास में जो तुम लोग को खत्म किया था मैंने, कॉन्केविटी और इन्फ्लेक्शन में खत्म किया था मैंने। तो वहीं से फिर चीजों को शुरुआत भी करता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी फॉर, सपोज ये दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर ए, ये ग्राफ दिया हुआ है। क्या ये ग्राफ एफ, अगर तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो ये वाले ग्राफ को क्या तुम बोल सकते हो कि ये ग्राफ ट्रू है या फॉल्स, ये पूछ रहा है। तो अगर ये ग्राफ का बात तुमसे पूछा तो मुझे बोलोगे इस ग्राफ में तुम्हें क्या क्या पता है। क्या इस ग्राफ में तुम्हें ये पता है कि फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हर समय अबव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव ही होगा सर। तो इसका मतलब फंक्शन पॉजिटिव है। फंक्शन इंक्रीजिंग है क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो इसलिए एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा। और कॉनकेव अपवर्ड है या कॉनकेव डाउनवर्ड है? टेंजेंट नीचे लाई कर रहा है। टेंजेंट जब नीचे लाई करता था तो कॉनकेव अपवर्ड, और कॉनकेव अपवर्ड का कंडीशन था अपना एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर ये तीनों ही पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। आज मैं इस टाइप से कराऊंगा, हाँ, सब ऑप्शंस को एक साथ नहीं लिखूंगा। ऑप्शन नंबर बी, सपोज ये ग्राफ दिया होता तो, अब ये ग्राफ दिया हो जाता तो तुम बोलते सर अबव एक्स एक्सिस, हाँ सर सही है। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, डिक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट अभी भी नीचे ही ड्रॉ कर रहा है, मतलब कॉनकेव अपवर्ड अभी भी है, मतलब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है। मगर क्योंकि एक नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब जब तुम एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स करोगे तो ये लेस देन 0 आएगा। मगर क्वेश्चन में देखो ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है, मतलब ये वाला नहीं होगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आज का क्लास जूम में थोड़ा सा कराने में मुश्किल होता है, मगर मैं पहले जूम में कराऊंगा फिर वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि इसमें लाइव में समझाने में, जो भी हो लाइव में समझाने में ज्यादा अच्छा भी लगता है, और मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें पता चलता है कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, जब लाइव क्लास में चीजों को देखते हो। तो आगे चलूं मैं? नहीं सर, थोड़ा सा ठीक है, तो ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट में। हाँ,
आगे चलूं? चलो, सुनाई दे रहा है? पहले ये बोल दो बस एक बार। हाँ सर। ठीक है, चलो। थोड़ा कंसंट्रेट आज के क्लास में। हाँ, कंसंट्रेट करने के बाद भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 0 से लेके 8 से लेके R तक बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f of 0 is equal to 0। आज जितना भी स्टेटमेंट है सब ट्रू या मतलब सब नहीं तो रे, ट्रू या फॉल्स अभी हम लोग हैं। हाँ, ट्रू या फॉल्स मुझे बताना है। f of 4 इक्वल टू 1, मैं एक स्टेटमेंट लिख के दूंगा और हमें चेकआउट करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। देन देयर एग्जिस्ट C1 belongs to 0 to 8 such that f dash C1 is equal to 1 by 4। 45 सेकेंड्स देता हूं सम लिखने के लिए। बार बार कह रहा हूं कि क्लास में आज थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि कईयों को थोड़ा सा मुश्किल होता है नहीं है भी, ये बात नहीं, मुझे खुद समझाने में मुश्किल होता है, अगर हम कोशिश करेंगे तो हम चीजों को समझ जाएंगे। चलो आगे चलूं? सर। तो तुम्हारे पास तुम्हें कह रहा है कि फंक्शन जो है वो 0 से लेके 8 तक है, से लेके R तक, और f of x ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ट्वाइस को अभी छोड़ो, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तब तो मेरे पास एक तो ये कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पे लगेगा क्या, LMVT रोल्स क्या लगाओगे। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें क्लियर हैं कि C1 0 से 1 से 8 पूछ रहा है, f dash C1 पूछ रहा है, वैल्यू दिया हुआ है, 0 तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, 0 4, और रोल्स जो है वो f dash x इक्वल टू 0 के बारे में कहता है, मगर LMVT जो है वो किसी भी जनरलाइज के लिए कह देता है। तो f जो है वो 0 से लेके R तक f of x ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो L1 तो मेरा सेटिस्फाई करेगा, मतलब f of x इज कॉन्टिन्यूअस, हाँ है। L2 भी सेटिस्फाई करेगा, f of x इज डिफरेंशिएबल। किस इंटरवल में? तुम बोलोगे सर 0 से 8 में पूछा है तो 0 से 8 में लगा दीजिए, मतलब आप LMVT लगा दीजिए y इज इक्वल टू f of x में किस इंटरवल में, 0 से 8 तक, तो लगाओ। तो इसका मतलब तुम तब 0 से 8 तक अगर लगाओगे तो क्या मालूम है तुम्हें, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, LMVT यही कहता है ना, एटलीस्ट 1c बिलोंग्स टू 0 to 8 such that f dash c is equal to f of 8 minus f of 0 divided by 8 minus 0। सम में देखो f of 0 का वैल्यू 0 गिवन है और f of 8 का वैल्यू 1 गिवन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दिस इंप्लाइज तुम्हें मिला f dash c is equal to f of 8 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 8, हेंस क्या मिला, f dash c is equal to 1 by 8। जब तुमने सम पढ़ा तो मुझे बोलो क्या 1 by 8 चाहिए था? हाँ सर, 1/4 चाहिए था। 1/4, तो मतलब है ये गलत है, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तुम्हें लेंथ 4 इंटरवल का चाहिए, तुम ध्यान से देखो f of 4 इक्वल टू 1 भी तो दिया हुआ है ना रे। तो ये जो चीज है, ये चीज मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि तुम ध्यान से नहीं सोच पाओ। तुम सोचोगे क्या, तुम सोचोगे तुम LMVT लगाओगे y इज इक्वल टू f of x में, कहां पे, 0 से 4 में भी तो लगा सकता हूं ना रे मैं। तब मैं बोलूंगा कि देन देयर एग्जिस्ट at least 1c belongs to open interval 0 to 4 such that f dash c is equal to f of 4 minus f of 0 by 4 minus 0। f of 0 0 दिया हुआ है, f of 4 1 दिया हुआ है, मीन्स f dash c is equal to 1 by 4।
तुम बोलोगे सर मगर एक प्रॉब्लम है, आपने 0 को 0 से 4 में देखा, वही तो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। तुम्हें सी कहाँ पे चाहिए था, 0 से लेके 8 में ना। क्या 0 से 4 में अगर बिलोंग कर रहा है, इज इट नॉट द सबसेट ऑफ 0 to 8, है या नहीं? यस सर। तो तुम कह सकते हो ना, तब तो तुम कह सकते हो कि हाँ वी गॉट सी बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, बोलो 0 to 8 सच दैट क्या, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 1/4। तो मैंने लास्ट क्लास जो सम करवाया था, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये बस तुम लोग को मैं दिखाने के लिए कि कैसे कंफ्यूजन है। लास्ट क्लास मैंने तुम्हें कहा था कि इंटरवल का, तुम इंटरवल देख के मुझे पता कर पाओगे कि किस एंड पॉइंट क्या होगा। यहाँ पे तुम्हें पता चला इंटरवल तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तुम्हें f(4) और 0 में लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देख के लिखोगे, 2 मिनट का टाइम देता हूं या 3 मिनट का ही देता हूं, सोचोगे 2 मिनट से ही हो जाएगा ये तो। लिखना है तो लिख लो। चलो आगे चलूं। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। जस्ट थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होगा आज। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रॉब्लम लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 to 8 से पहले एक काम करता हूं, चलो पहले सम ही लिखवाता हूं, उससे ज्यादा बेटर है। बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f of 0 is equal to 0, f of 4 equal to 1, f of 8 equal to 1. Then prove that there exists C belongs to 0 to, there exists C1 C2, ऊपर वाला पहला स्टेटमेंट ऊपर वाला ही है, there exists C1 C2 belongs to 0 to 8 such that 8 times of f dash C1 into f of C2 is equal to 1. तो प्रूफ दैट है, तो स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए मैं ट्रू फॉल्स का बात नहीं कर रहा हूं। फिर से तुम लोग को टाइम दे रहा हूं 45 सेकेंड्स का सम को लिखने के लिए।
चलो आगे चलो। हाँ सर। लेट एफ इज अ फंक्शन, ध्यान से देखो, थोड़ा सा टाइम लूंगा। हाँ, आज का क्लास ही ऐसा है, अगर स्पीड में खींचते हुए जाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एफ डैश सी वन इंटू एफ ऑफ सी टू का वैल्यू 1/8 है। 1/8 का मतलब मेरा कहना है कि मैं इसे ऐसा सोच रहा हूं, मतलब मैं यूज कर रहा हूं इससे ऊपर वाले सम को रे। देखो ऊपर वाले में तुमने कुछ देखा क्या? एफ डैश सी किसके इक्वल है बोलो? 1/4 के। तो मेरा कहना है कि ये जो ब्लू कलर है ना, ये तुम लोगों ने, ये हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए में अबव प्रॉब्लम में देख लिया है। मुझे ये लगाना है। तो मेरे पास 3 इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, याद रखो 3 इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। क्या? सबसे पहला इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में, कि इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स is continuous on close interval ab2 and f of x takes the value m and m, then it takes all values between m and m। मतलब एग्जाम्पल क्या था कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 5 तक, अगर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और f ऑफ 1 का वैल्यू 6 है और f ऑफ 5 का वैल्यू 16 है, तो दिस मींस f ऑफ x टेक्स क्या बोलो? ऑल वैल्यूज बिटवीन 6 एंड 16। एग्जाम्पल, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा 1 से 5 तक, सच दैट f ऑफ c का वैल्यू 10 है, क्योंकि 10 जो है वो 6 से 16 के बीच में है। मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बता रहा हूं। हाँ, ये आईवीटी कॉन्टिन्यूअस का था। सेकंड हम लोगों ने रॉल्स देखा था। रॉल्स क्या कहता था? रॉल्स कहता था कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है, देन देयर, ये भी इंटरमीडिएट वैल्यू एक रूट देता है अल्फा, कहां से कहां तक? a टू b, सच दैट f डैश अल्फा इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, जिसका यूज है वही लिखते हैं, हाँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ये जब जरूरत पड़ेगा तब लिखते हैं। तो चलो अब ये सर इसे कैसे ऊपर यूज करेंगे तो बताता हूं। तो ये तो सम के बीच में आ गया, तो इसलिए मुझे क्या चाहिए था, मैं दोबारा बोल रहा हूं। तुम लोगों ने अगर सम लिखा है तो कंसंट्रेट करोगे। एफ डैश सी वन इंटू एफ ऑफ सी टू तुम्हें चाहिए 1/4 इंटू 1/2, यही चाहिए ना? बाय प्रीवियस प्रॉब्लम क्या जानते हो? प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि ऐसा एक C1 एग्जिस्ट करेगा 0 से 8 तक, सच दैट f डैश C1 का वैल्यू 1/4 है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f ऑफ 0 0 है और f ऑफ 8 1 है, क्या तुम कंफर्म हो सकते हो कि देयर एग्जिस्ट C2 belongs to 0 to 8 such that C2 is equal to 1/2? हाँ या ना बोलो? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। हाँ सर। होगा ही नहीं, क्योंकि 0 से 1 के बीच का हर एक वैल्यू ले रहा है। तो मैं जानता हूं हाफ जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना रे, 0 से 1 के बीच का हर एक वैल्यू ले रहा है। तो हेंस तो खेला ही खत्म हो गया। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिला f डैश C1 का वैल्यू 1/4 और f ऑफ C2 का वैल्यू 1/2। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? f डैश C1 इंटू f ऑफ C2 इज इक्वल टू कितना? 1/8। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सम लंबा था, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। कुछ पूछना है तो पूछोगे। मैं फिर से कह रहा हूं, एक चीज आज बता दूं, जो लोग क्लास अभी अटेंड कर रहे हो, मैं जितना भी अभी चीजें बता रहा हूं, मैं हर चीज का वीडियो भी अपलोड करूंगा, ठीक है? इंटरेक्टिव वीडियो अपलोड करूंगा। लिखना है तो लिख लो।
तो लिखो इसको मैं आगे चलूं? हाँ सर। चलो प्रॉब्लम। ट्रू फॉल्स। If y is equal to f of x is twice differentiable and f of 0 is equal to 0, f of 2 is equal to 1, f of 4 equal to 5, then there exists C belongs to 0 to 4 such that mod of f double dash C is greater than 3/8. सॉल्यूशन। फिर से 30 सेकंड्स दे रहा हूं सम लिखने के लिए। चलो आगे चलूं। हाँ सर। ध्यान से देखोगे, मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ लिखने का टाइम दूंगा, ध्यान से देखोगे। कभी कभी देखो एलएमवीटी कैसे लगता है, मेरे पास इंटरवल है कुछ, मतलब क्यों मैं एलएमवीटी लगा रहा हूं ये नहीं समझा रहा हूं अभी तुम्हें। हाँ तुम बोलोगे सर एफ डबल डैश एलएमवीटी तो एफ डैश देगा, मुझे लगाने दो, ध्यान से देखो। साथ में बीच में 2 है। देखो मैं क्या करूंगा क्वेश्चन में, क्योंकि फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो L1 L2 कंडीशन का प्रॉब्लम नहीं है। f ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, f ऑफ 2 का वैल्यू 1 है, तो तुम y इज इक्वल टू f ऑफ x में LMVT लगाओ इन इंटरवल 0 to 2, तब तुम बोलोगे देन देयर एग्जिस्ट एक C1 जो 0 से 2 तक होगा सच दैट f डैश C1 इक्वल टू
एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, मतलब तुम अभी एक C1 ढूंढ रहे हो वहां LMVT का। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश C1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 का क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है कुछ 1 माइनस 0, तो ये 1/2 हो जाएगा। मेक इट नंबर 1, ठीक है। अब तुम वैसे ही, सबसे पहले मैंने 0 से C1 में लगाया, अब वैसे ही अब मैं क्या कर सकता हूं, 2 से 4 में लगा सकता हूं। तो 2 से 4 में मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है और एफ ऑफ 4 का वैल्यू 5 दिया हुआ है। मेरा कहना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लो, x का वैल्यू आप 2 से लेके 4 लगाओ, और बाय LMVT क्या बोल सकते हो, बाय LMVT देयर एग्जिस्ट C2 belongs to 2 to 4 such that f dash C2 is equal to f of 4 minus f of 2 divided by 4 minus 2। f of 4 5 है, मतलब f dash C2 का वैल्यू 5 आ गया। अब ये C2, अब मुझे बोलो, क्या तुम दोबारा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बस मैं पूछूंगा और तुम मुझे हाँ या ना बोलोगे। अब मैं देखो क्या करूंगा, C1 C2 में LMVT लगाऊंगा, मगर अब देखो जब मैंने f ऑफ x में LMVT लगाया तो मुझे f डैश C1 मिला, मुझे f डबल डैश चाहिए। तो इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं, मुझे क्या क्या वैल्यू मालूम है, मुझे f डैश C1 का वैल्यू पता है, f डैश C1 हाफ है यहां से, मुझे f डैश C2 का वैल्यू पता है 5। क्या मैं y, होगा सर, एक बार चेक कर सॉरी लीजिए। 2 है, 2 है, ये 2 है, वो मैं 5 वहां से देख 2 होगा। तो y इज इक्वल टू, मैं अगर f डैश y इक्वल टू अगर f डैश x में मैं LMVT लगाऊं, x को C1 से C2 लेता हूं, क्योंकि मुझे ये देखो, तुम बोलोगे सर मोटिवेशन, तुम्हें f डैश C1 का ही वैल्यू पता है, तुम्हें f डैश 0 पता ही नहीं है, तो तुम और करोगे क्या। अगर मैं y इक्वल टू f डैश x बिलोंग टू C1 C2 में LMVT लगाऊं, तब मैं कहूंगा कि देन देयर एग्जिस्ट C belongs to C1 C2 such that f dash C is equal to, नहीं f डैश में लगा रहे हो, क्या होगा, कोई बोलेगा, F डबल डैश, f डैश में लगा रहे हो तो अब f डबल डैश हो जाएगा। तो f डबल डैश C इज इक्वल टू f डैश C2 माइनस f डैश C1 डिवाइडेड बाय C2 माइनस C1। तो f डैश C2 का वैल्यू तुम जानते हो, ये सब वैल्यूज तुम जानते हो, ये सब वैल्यूज इसमें डाल सकते हो, मॉड ले सकते हो। तो मॉड ऑफ f डैश C इज इक्वल टू f डैश C2 2 है, तो 2 माइनस 1/2 बाय C2 माइनस C1 का मॉड, तो 3/2 को बाहर ले लो, ये मॉड ऑफ C2 माइनस C1। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि जूम में मुझे समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है रे इसमें, मैं ठीक है, मैंने कल ही ये देख लिया है। अब देखो C2 C1 को कैसे एस्टिमेट करूंगा, C2 C1, मगर तुम लोग मुझे कुछ बोलोगे तो मुझे जैसे अच्छा लगेगा। देखो ये जगह कम हो जा रहा है, देख रहे हो ना, C1 जो है वो 0 से 2 तक था, हाँ सर। C2 जो है वो 2 से 4 तक है। हाँ सर। तो C1 C2 कहां से कहां तक लाई करेगा, C1 C2 जो होगा वो सबसेट जो होगा वो सबसेट के 4 तक का। तो दिस इंप्लाइज, तब मैं कह सकता हूं कि मॉड ऑफ C2 माइनस C1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 हो सकता है, हाँ या ना। यस सर। तुमने क्या किया, तुमने ये 0 लिया, ये तुमने 4 लिया, ये 2 लिया, तुमने यहाँ पे कहीं पे C1 लिया है, यहाँ पे कहीं पे तुमने C2 लिया है, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या होगा, 1/C1 माइनस C2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4। तो दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये चीज अगर यहाँ पे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू कितना बोलो, 3/8। तो हेंस मुझे क्या मिला, f डैश C इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3/8। एक बार दोबारा इसे देखना है तो देख लो, कहीं डाउट है तो बोलो, पहले लिख लो इसको, मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
आगे चलूं? लिख लिया? नहीं सर। मैं लाइन में हूं? हाँ ठीक है, सुनने में आ रहा है। तो मैं आगे चलूं या लिख रहे हो कोई? सर नहीं। तो हाँ, नहीं हुआ, टाइम भी नहीं हुआ, ठीक है, लिख लो उसके बाद। समझ में आ रहा है मैं कैसे कह रहा हूं? मतलब एक पिरामिड की तरह काम हो रहा है, पहले लिख लो उसके बाद बताता हूं। चलो अब चलूं आगे। हाँ सर। देखो एक पिरामिड की तरह काम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है देखो, कोई एक इंटरवल दिया रहेगा, तुमने ब्रेक किया। सपोज ये ए बी सी है, तुमने क्या किया, ये अल्फा ले लिया, ये बीटा ले लिया। अब तुमने जब अल्फा बीटा में निकाला तो सपोज तुम्हें और दो मिलेगा, C1 C2। अब फिर से तुम C1 C2 में तुमने डाल दिया तो फिर से C3। तो समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? इंटरवल को और छोटा ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को समझो, क्योंकि हम लोग और भी समझ करेंगे तो और भी क्लियर होगा चीजें। अभी होगा, फिर मैं अपलोड भी करूंगा वीडियो। अब मैं दूसरे टाइप के सम में जा रहा हूँ, इसी टाइप में, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, if f of x is differentiable function and mod of f of x is less than equal to 1 for all x belongs to -1 to 1, then so that there exists one point in each of interval -1 to 0 and 0 to 1 where mod of f dash x is less than equal to 2. सॉल्यूशन एक बार ध्यान से देखो, फिर से मैं तुम लोग को 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, क्या इंफॉर्मेशन दिया? f of x is differential function f of x हर समय 1 से छोटा for all x belongs to -1 to 1, then so that there exists one point in each interval। अच्छा बोलो, एलिमेंट बोलो। और वो रुक जाओ, उससे पहले नहीं, कुछ और बोलना है मुझे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी नाम का एक चीज था, ठीक है। ये कहता है मॉड ऑफ a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। तो अगर तुम फंक्शन में लगाओगे तो तुम ये कह सकते हो कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या? मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस मॉड ऑफ g ऑफ x। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो। तो मुझे बोलो क्या कह रहा है? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये तो एलएमवीटी का कंडीशन है। क्या दिया हुआ है? ब्लू रंग में x का रेंज दिया हुआ है, ग्रीन रंग में पूछ क्या रहा है? पूछा है देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट, पहले -1 से 0 के बारे में ही सोचो, सच दैट f डैश x 2 से छोटा। तो
अब तो ऊपर सम देख के थोड़ा थोड़ा तुम्हें अब आइडिया लग गया होगा, तो कॉपरेट करोगे तो अच्छा लगेगा। तो एलएमवीटी कहाँ पे लगाऊं, कैसे लगाऊं बोलो। एलएमवीटी लगेगा किसके ऊपर, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर। कौन से इंटरवल में लगाऊं बोलोगे, सर पहले -1 इसके से बारे 0 में ही और फिर सोचो। 0 से 1। केवल इसी के बारे में पहले सोचते हैं, बाद में और जाते हैं। तो अगर मैं एलएमवीटी यहाँ पे लगाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स ही ले लो क्या जाता है, बिलोंग्स टू -1 to 0 such that f dash x is equal to f of 0 minus f of -1 by 0 minus of -1। तो दिस मीन्स f dash x का मॉड अगर ले लूं is same as mod of f of 0 minus f of -1। LM देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में माइनस होने से भी चलता है, जरूरी नहीं कि तुम्हें प्लस ही हो, माइनस होने से भी ये चलेगा। क्या इस वाले में तुम ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हो, हाँ या ना। हाँ सर। इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ। सर तो तुम बोलोगे सर पता कैसे चला, वही प्रॉब्लम है, सिंगल स्क्रीन में तो वही प्रॉब्लम है, पता कैसे चला। क्यों लगाओगे आप, एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। अगर तुमने सम लिखा हुआ है तो देखो ऊपर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सब एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स, मॉड एफ ऑफ एक्स हर समय 1 से छोटा है। अगर एफ ऑफ एक्स 1 से छोटा होगा तो एफ ऑफ 0 भी किससे छोटा होगा, 1 से। एफ ऑफ -1 भी किससे छोटा होगा, 1 से। तो इसका सम किससे छोटा होगा, अगर ये यहां पे लगा दूं तो इज लेस देन इक्वल टू 1 + 1। तो हेंस मुझे क्या मिला, मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। अब स्टेटमेंट पढ़ के देखो, जो काम मैंने -1 से 0 में किया, क्या सेम काम तुम 0 से 1 में कर सकते हो, हाँ या ना। हाँ सर। सेम काम तुम कर सकते हो ना, सेम काम तुम अगर एलएमवीटी अब क्या करोगे, अगर एलएमवीटी तुम लगाओगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में इन कहां से कहां तक, ये सब सम को घर में खुद करना होगा रे। और मेरे सीट में ऐसे सम्स हैं देर, तब तुम बोलोगे लाना, तो सर यहाँ से भी आ जाएगा, वो तुम लिख सकते हो, लिखना है तो लिख लो। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। बस मैं तुम्हें आज पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो इस टाइप से भी सोचा जा सकता है। एओडी का लास्ट क्लास है, थोड़ा टिपिकल सम्स तो करवाऊंगा ही। आगे चलूं, चलो। अब जरा रॉल्स थ्योरम में आता हूं।
रॉस थ्योरम हमें क्या कहता था, याद है? रॉस थ्योरम कहता था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल अगर है, और साथ में अगर तुम्हें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, देन देयर एग्जिस्ट रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इन इंटरवल ए टू बी। प्रॉब्लम किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर कुछ समझ करवाता हूं। ये वाला स्टेटमेंट एक बार लिख लो। चलो ट्रू फॉल्स। Between any two roots of equation e to the power cos x equal to 1, there exists at least one root of e to the power sin x minus 1 equal to 0। सम लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स ले लूं -1, मतलब यहां से अगर मैं मोटिवेट होकर ऑक्सिलरी फंक्शन लूं, क्या एफ डैश एक्स मुझे ये मिल रहा है? जरा देखो तो, ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स के बदले साइन माइनस साइन एक्स प्लस, मुझे मालूम है, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूं क्या ये तुम्हें ये मिला, हाँ या ना? रॉस थ्योरम तो यही कह रहा है ना रे, कि अगर एफ ऑफ एक्स का रूट एग्जिस्ट करेगा तो एफ डैश एक्स का भी रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? नहीं, मैं लाइन में हूं या नहीं? हाँ सर। हाँ तो ठीक है, चलो, तो तुम लोग हाँ ना बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ठीक है, चलो। तो इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंशिएशन नहीं मिला, तो e टू दी पावर x cos x इज इक्वल टू 1 को तुम और एक चीज लिख सकते हो, cos x इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस x। अब यहां से अगर मैं मोटिवेट होकर ऑक्सिलरी फंक्शन लूं, cos x माइनस e टू दी पावर माइनस x, सबको एक साइड लेके आ गया, तो f डैश x क्या होगा? माइनस साइन x प्लस e टू दी पावर माइनस प्लस e टू दी पावर माइनस x। ये यही है। तुम बोलोगे सर नहीं है, क्यों नहीं है? अगर मैं e टू पावर माइनस एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो यही मिलेगा मुझे। ठीक है, तो अब देखो, तो यही तुम्हें सोचना होगा कि कौन सा ऑक्सिलरी फंक्शन लोगे तो होगा। तो अब मैं जब लिखूंगा तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये तो बस तुम्हारा ठीक है मोटिवेशन था, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं। बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो लेट अल्फा बीटा बी रूट ऑफ e to the power x cos x is equal to 1, that is cos x is equal to e to the power minus x. तो take the function f of x as cos x minus e to the power minus, ये इस साइड आ गया।
तो तुम्हें क्या पता चला कि एफ ऑफ अल्फा भी 0 है और एफ ऑफ बीटा भी 0 है। मतलब इससे क्या पता चला, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा। तब क्या बोल सकते हो, देन बाय रॉल्स थ्योरम क्या बोल सकते हो, बाय रॉल्स थ्योरम किसका रूट एग्जिस्ट करेगा, कोई बोलेगा क्या? एफ डैश एक्स का रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एग्जिस्ट बिटवीन अल्फा एंड बीटा। एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालो तो यहां से एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मुझे ये मिलेगा, दैट इज माइनस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हैज रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अगर मैं ई टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तब तो ये ऐसा ही आएगा ना, पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हैज रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और ई टू द पावर माइनस एक्स को अगर 1/x लिख लूं तो हैज रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ई टू द पावर साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा। घर में जब प्रैक्टिस करोगे तो इतना लिखने का जरूरत नहीं होगा। ये अल्फा बीटा किसका रूट है, अल्फा बीटा किसका रूट है, दे आर द रूट ऑफ ई टू द पावर एक्स cos x इक्वल टू 1। तो इस स्टेटमेंट का मतलब तुमने ये प्रूफ नहीं कर दिया कि बिटवीन टू रूट्स ऑफ e to the power x cos x is equal to 1 there exists one root of e to the power sin x minus 1 equal to 0, hence statement is true। लिखना है तो लिख लो। तो देखो ऑक्सिलरी फंक्शन का खेला है, तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि तुम ऑक्सिलरी फंक्शन को करेक्ट ले रहे हो, वरना आंसर नहीं निकलेगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। टाइमर शुरू नहीं किया था, टाइमर शुरू कर देता हूं। नेक्स्ट क्लास इंटीग्रेशन शुरू करूंगा।
चलो आगे चल रहा हूं, आगे चल लूं? हाँ सर। ठीक है चलो, क्लियर होगा रे, ऑक्सिलरी फंक्शन क्लियर होगा, घबराओ मत। हाँ वो पहला सम था। प्रॉब्लम, लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying f of 1 equal to 1, f of 2 is equal to 4, f of 3 is equal to 9, then prove that x2 there exists at least x, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं जो लिख रहा हूँ? हाँ, आया। There exists at least one x in 1 2 3 such that f double dash x is equal to 2. Solution. सम को लिखो फिर आगे चलता हूँ। ठीक है चलो। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ 2 4 है और एफ ऑफ 3 9 है, तो एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर ले लीजिए, एफ डैश एक्स का वैल्यू ट्वाइस एक्स हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो सबके लिए ही 2 है। क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट 1, तो सही है। पर इसमें तुम एक गलत सोच रहे हो कि एक तो ये नहीं कह रहा है कि फंक्शन पॉलिनोमियल है, और दूसरा अगर पॉलिनोमियल है भी तो ये नहीं कह रहा है कि वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है कि तुम बोल पाओ कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। नहीं, ठीक है, ये बात अलग है कि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव सम में इससे हम आंसर निकाल पाए, ये बात अलग है, बट थ्योरेटिकल मेथड में ये सोचना गलत है। तो सर क्या सोचा जाए? पहले तो ये सोचो कि गलत कहाँ सोच रहे हो। गलत तुम ये सोच रहे हो कि 1 को जब तुम 1 ले रहे हो, 2 को जब तुम 4 ले रहे हो और 3 को जब तुम 9 ले रहे हो, तो तुम मान के चल रहे हो कि दुनिया में एक ही इकलौता ऐसा फंक्शन है जो ये 3 पॉइंट से पास करता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मगर मेरा कहना है कि ऐसे तो इनफाइनाइट मैनी फंक्शंस हो सकते हैं या नहीं? ऐसा तो इनफाइनाइट फंक्शन हो सकता है ना रे, जो यहां से पास करता है। ठीक है, इनफाइनाइट फंक्शन हो सकता है, ऐसे तो 1000 फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शन एक थोड़ी ना हो सकता है कि यहाँ पे वो घूमते 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 आ जाए और फिर यहाँ से वो सीधा हो चला जाए, ये भी हो सकता है। तो ये गलत है। तो सर कैसे किया जाए? तो इसे तुम थोड़ा अलग तरीके से देखोगे, ऑक्सिलरी फंक्शन बनाने के तरीके से। जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ मैनिपुलेट किया था, ऐसा था तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया था, एफ ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखोगे, एफ ऑफ 2 माइनस 4 और एफ ऑफ 3 माइनस 9। क्या तुम्हें कोई पैटर्न दिखा? एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 के मुझे 3 रूट्स पता चल गए, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। तो मेरा यहाँ पे जो ऑक्सिलरी फंक्शन होगा वो होगा g ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे मालूम है कि g ऑफ 1, g ऑफ 2 और g ऑफ 3 का वैल्यू 0 होता है, वो यहां से आ रहा है। तो मुझे ये मालूम चल गया कि g ऑफ 1 इक्वल टू g ऑफ 2 है। तो रॉल्स थ्योरम क्या बोलेगा? कोई बोल लेगा? जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे, तब भी चलो लिख देते हैं। बाय रॉल्स थ्योरम क्या? देयर एग्जिस्ट c फ्रॉम 1 to 2 सच दैट क्या g डैश c इक्वल टू 0, g ऑफ 2 इज इक्वल टू g ऑफ 3 है, तो क्या बोलोगे?
There exists C belongs to 2,3. देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे G इस एक काम करता हूँ, इसे अल्फा ले लेता हूँ, ठीक है। देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू 2 to 3 सच दैट G डैश बीटा इक्वल टू 0। अब देखो इस दोनों में कुछ मिला क्या? G डैश अल्फा इज इक्वल टू G डैश बीटा। तो रॉल्स थ्योरम तुम्हें क्या बोलता है? देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, अल्फा बीटा जो होगा वो सबसेट होगा 1 से लेके 3 तक, सच दैट G डबल डैश C इक्वल टू 0। अब बोलो G डबल डैश X क्या होगा? G डबल डैश X क्या होगा? F double dash तो X minus 2. F डबल डैश C इज इक्वल टू 2। तो यही पूछ रहा है, खेला खत्म। पास्ट ईयर जेई में आया हुआ है, कैसा मैनिपुलेशन है वो तुम लोग देखोगे, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस इसको लिख लो। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सर हाँ बोल। सर LMVT इस्तेमाल नहीं कर सकते? LMVT इस्तेमाल कहाँ पे, बोलो कहाँ पे? सर 0 1 से 2 और 2 से कर सकते हो क्या? देखूं क्या एक बार, ये लिख लोगे क्या एक बार? सर जैसे C1 C2 जो आपने पहला हाँ वो, हाँ देखता हूँ एक बार, आना चाहिए उससे करके देखो, मैं आता हूँ उसमें। पहले एक बार ये लिख लो। लिख लिया सबने? हाँ सर। तो आगे चलूं तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, मुझे बोलो तो। LMVT से भी आएगा। f(1) का वैल्यू, 1 f(2) का वैल्यू, 4 f(3) का वैल्यू 9। इसमें LMVT लगाऊं तो क्या आया? f डैश C1 f(2) माइनस f(1) डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो f डैश C1 का वैल्यू कितना आया? 4 माइनस 1 3। यहाँ पे क्या मिला? f डैश C2 का वैल्यू f(3) माइनस f(2) डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। LMVT 3 9 माइनस 4 बाय 3 माइनस 2 तो 5। तो अब मैं किसके बीच में लगा सकता हूं? तो f डैश C1 मुझे 3 मिल गया और
एफ डैश सी टू मुझे 5 मिल गया, तो अगर इसके बीच में लगाऊं तो एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो मुझे मिलेगा एफ डैश सी टू माइनस एफ डैश सी वन डिवाइडेड बाय सी टू माइनस सी वन। मगर एक प्रॉब्लम हो जाएगा रे, इसे कैसे हटाएगा, नीचे सी टू माइनस सी वन आ गया ना, इनइक्वालिटी दे पाओगे, इक्वालिटी नहीं दे सकता है, समझ में आया? हाँ सर। नीचे में सी टू माइनस सी वन, इसे कैसे हटाओगे, इसे नहीं हटा सकते हो ना। सर जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हटाया था C2 माइनस नहीं, C1 अंतर है, अंतर है। उस वाले में देखो क्या था, उस वाले में इनइक्वालिटी था। ये देखो क्या है, ठीक है सर। इनइक्वालिटी है समझ में, मगर इसमें इक्वालिटी है तो इसलिए इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब मैं तुम लोग को जरा, अब मैं रूट्स के ऊपर कुछ समझाना चाह रहा हूं। हाँ, तो जरा इंटरेक्शन करेंगे हम लोग। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के 4 रूट्स हैं, और वो रूट्स हैं तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, हाँ, क्योंकि मैं रॉल्स थ्योरम में हूं तो वो तो होगा ही। एफ ऑफ एक्स 4 0 है, तो रॉल्स थ्योरम तुम्हें क्या बोलेगा, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू के बीच में ऐसा तुम्हें क्या मिलेगा, बोलो? एफ डैश सी वन 0 मिलेगा। एफ ऑफ एक्स टू एक्स थ्री के बदले में क्या मिलेगा, एफ डैश सी टू, और यहाँ पे क्या मिलेगा? तो इसका मुझे, ये एटलीस्ट 1 C1 है, मतलब एटलीस्ट 1 C1 है, तो C1 एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अगर f ऑफ x के 4 रूट्स हैं तो नेसेसरली तुम्हें f डैश x के तो 3 रूट मिलेंगे ही, या उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो एक रिजल्ट मुझे मिला कि इफ f ऑफ x सेटिस्फाइज रोल कंडीशन, अगर f ऑफ x रोल्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कंडीशन, और तब मैं अगर तुमसे पूछूं कि f ऑफ x हैज 4 रूट्स, देन f डैश x हैज एटलीस्ट कितना रूट, बोलो? 3 रूट्स। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट दिखा रहा हूं, f ऑफ x हैज n रूट्स, तो दिस इंप्लाइज f डैश x हैज एटलीस्ट कितना, n एटलीस्ट n माइनस 1 रूट्स। मगर अगर रॉल्स कंडीशन सेटिस्फाई करे तो लिख लोगे क्या? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आगे चलो, चलो प्रॉब्लम। ट्रू फॉल्स, if y equal to f of x is differentiable function, and f of x has n real roots, then f of x into f dash x equal to 0 has at least twice and minus 1 distinct real roots. Solution 30 सेकेंड सम लिखने के लिए दे रहा हूं, या समझने के लिए, जो भी बोल लो।
चलो आगे चल रहा हूं। ट्रू या फॉल्स बोलोगे? क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज कितना रूट्स बोलो? n roots. n रियल रूट्स। इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि ये x1, ये x2, ये x3, ये xn-1 और ये xn जो है रूट है। तो f डैश x इक्वल टू 0 के रूट्स कहाँ कहाँ होंगे? इनके बीच में होंगे ना, होंगे या नहीं? मतलब y1, Yes, sir. y2, y3, yn-1 तो हैज at least n-1 रियल रूट्स। तो दोनों को मिला के क्या बोलोगे तब? अब काउंटिंग तो x1, y1 और x2 ये तीनों अलग अलग है या नहीं? क्योंकि y1 जो है वो बिलोंग्स टू इंटरवल x1 x2 है, तो डिस्टिंक्ट होंगे। फर्स्ट रो के सब नंबर डिस्टिंक्ट हैं, सेकंड नंबर रो के सब नंबर डिस्टिंक्ट हैं, और कोई किसी से नहीं मिल रहा है। तो मिलके तुम बोल सकते हो f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट, ऐड कर लो, हैज एटलीस्ट ट्वाइस n-1 रूट्स। तुम बोलोगे सर वो रूट्स क्या क्या है? अरे क्या क्या है, x1 x2 से लेके xn तक, y1 y2 से लेके रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो हेंस यहाँ पे एटलीस्ट n-1 है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। किसी को लिखना है तो लिख लो। तुम बोलोगे सर ये ऊपर वाला आपने टाइम बर्बाद किया। नहीं, टाइम क्यों नहीं बर्बाद किया, इसके बाद वाले सब में तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पे तो तुम्हें लग ही रहा होगा मैंने टाइम बर्बाद किया है, क्योंकि ये ऊपर वाले को ही मैं लिख रहा हूँ। और ये एक बार लिख लो, और एक सम भी कराऊंगा तो समझ में आएगा कि तुम्हें मैं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है जिसके कारण मैं ये करा रहा हूँ, ना कि ये चीज चल रहा है। ये तो तुम भी जानते हो कि ये होगा ही। आगे चलो, चलो। अच्छा, ये सम मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला सम है, क्योंकि आज थ्योरेटिकल टॉपिक कर रहे हैं हम लोग। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज n रियल रूट्स एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल, मतलब कॉन्टिन्यूस इंटीग्रल सब कुछ है, देन f of x f dash x f double dash x equal to 0 has thrice n minus 3 रियल रूट्स। क्या ये सही है? सॉल्यूशन 45 सेकेंड सम लिखने के लिए, साथ में बस 2 मिनट सोचने के लिए कि सम कह क्या रहा है, ताकि जब समझाऊं तो क्लियर हो। चलो, f of x has how many roots? n. तो f dash x has at least n-1 real roots. तो ये रूट x1 x2 से लेके xn तक है, हैज एटलीस्ट n-1 रियल रूट्स। तो ये n-1 ले लेता हूं, y1 y2 से yn-1 तक, और f डबल डैश x हैज एटलीस्ट तब कितना होगा? -2 रियल रूट्स। तो इसे ले लेता हूं z1 z2 से लेके zn-2। इन सबको मिला के तुम्हें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे?
अगर मैं इसको ए ले लूं, इसको बी ले लूं और इसको सी ले लूं, तो क्या बोलोगे? ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? x1 x2 से xn तक, y1 से yn-1 तक और z1 से zn-2 तक। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? कितने एलिमेंट्स हैं? चुप हो जाने से कैसे चलेगा? n plus n-1 plus n-2 तो प्लस करने से कितना हुआ बोलो ना? thrice n minus 3 थ्राइस n -3 रूट्स। तो स्टेटमेंट सही है? नहीं, ऐसा लिखोगे तो सही लगेगा। कहाँ गलत है सर? बताता हूं। अब देखो, f ऑफ x का जब तुमने रूट लिया, रियल लाइन है, x1 x2 x3 x4 x5 डॉट डॉट। f डैश x का रूट तुम जानते हो, उसके बीच में था y1 y2 y3 y4, मगर f डबल डैश x का रूट किसके बीच में था? y1 y2 के बीच में। तो एक प्रॉब्लम है क्या? ये x2 के साथ कोई ये इक्वल हो भी सकता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा कहना है, अब डाउट है तो और एक देखो, मेरा कहना है सपोज f ऑफ x का रूट तुम्हारे पास 1, 5, 10 और 15 है, तो ठीक है। तो a तुम्हारे पास क्या आया? 1, 5, 10 और 15। तुमने जब f डैश x का रूट निकाला तो 3 आएगा, 5, 10 के बीच में 7 आएगा, 10, 15 के बीच में 12 आएगा। तो b क्या आया? 3, 7 और 12। f डबल डैश x का रूट क्या हो सकता है? ठीक है, 3 से लेके 7 के बीच में 4 आया, मगर 7 से 12 के बीच में तो 10 का भी पॉसिबिलिटी है या नहीं? कोई हाँ या ना बोले तो मुझे अच्छा लगेगा रे। हाँ सर। तो पॉसिबिलिटी है, तो c का वैल्यू जो होगा वो 4 और 10 है। तो देखो 10 क्या कर गया बोलो? और जब तुम अब a यूनियन b यूनियन c करोगे तो 10 तो एक ही बार लोगे ना रे, केवल 4 ले रहे हो तो 10 एक्सक्लूड हो गया। मतलब तुम नहीं कह सकते हो, मतलब ये और इस वाले में, इसमें और इसमें कुछ चीजें रिपीट कर सकता है, और क्योंकि इसमें रिपीट कर सकता है तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसी सम के लिए मैंने ऊपर वाला बताया था। कहीं भी डाउट है तो मुझे बोलो। एक तो जूम का अपना डाउट हो सकता है। आंसर तुम कुछ कह ही नहीं सकते हो। आंसर बस तुम इतना बोल सकते हो कि इसमें, तुम केवल इतना बोल सकते हो कि ये और ऊपर वाला ही आंसर बोल सकते हो कि ट्वाइस एंड -1 डिस्टिंक्ट रूट्स। आगे कुछ भी नहीं बोल पाओगे। आया समझ में? और एक चीज बताओ, हाँ, जब स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो जरूरी नहीं है कि हर फॉल्स स्टेटमेंट को तुम करेक्ट कर पाओ। कॉस ये कॉमन, हम लोग, तुम बोलोगे नहीं सर, हम लोग नॉर्मली जो सम्स करते हैं वहां पे वो होता है, अरे यार बोर्ड लेवल में वो चलता है, हाँ, और एंट्रेंस लेवल में भी जब न्यूमेरिकल सम करते हैं तो चलता है, मगर जब थ्योरेटिकल सम करते हो तो तुमसे अगर पूछ रहा है कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो तुमसे केवल फॉल्स पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि उसका सही बोलो कि उसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर फॉल्स को हम लोग सही आंसर दे पाए। नहीं हो रहा है ये पता हो रहा है, मगर क्या होगा ये हमें हो सकता है नहीं पता हो। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। और टाइमर देना भूल गया था, सॉरी। 2 मिनट का टाइमर लिखो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।
चलो सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है हाँ या ना? यस सर। हाँ ठीक है, चलो 2 मिनट में खड़े होके, बहुत देर से खड़ा होके क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा बैठ जाता हूँ। तो अब खत्म है ऑलमोस्ट। आज तुम बोलोगे सर रॉल्स थ्योरम ही, मैंने आज बस थ्योरेटिकल सम करवाया, थोड़ा सा नॉन थ्योरेटिकल सम भी करवा दूं ताकि क्वेश्चन बैंक के सम्स को जब तुम लोग करो तो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अब सेकंड वाले में आता हूं मैं, कि मैं जरा उल्टा दिखाना चाहता हूं तुम लोग को, कि सपोज तुम्हारे पास है, मैंने जगह चेंज किया है, चलो सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलो प्रॉब्लम। चलो तो प्रॉब्लम, अब देखो, प्रॉब्लम नहीं, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि f of x has, सॉरी उल्टा, f dash x has 3 रूट्स। तो इसका कंक्लूजन ये होगा, रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है रे, कि f of x कैन हैव एट मोस्ट 4 रूट्स, 4 रियल रूट्स। हाँ, तुम बोलोगे सर नहीं मानते हैं, ठीक है, तो तुम कॉन्ट्रेडिक्शन मान रहे हो। क्या तुम मान के चल रहे हो कि f of x हैज 5 रूट्स, मगर अगर f of x हैज 5 रियल रूट्स, अगर f of x हैज 5 रियल रूट्स, तो मुझे बोलो f dash x के लिए कितने रूट्स होंगे? तब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आया नहीं? अगर तुम मान के चलो कि, अरे ऊपर वाला बोलो ना, क्या हम लोग ने ऊपर क्या किया था, f of x अगर 5 रियल रूट्स होगा तो f dash x हैज एटलीस्ट 4 real roots. has 4 real roots, 4 real roots। तो f dash x has at least 4 real roots, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि f dash x has 3 roots। कॉन्ट्रडिक्शन आया है नहीं? बोलो। हाँ सर। ठीक है, मतलब तुम अगर कॉन्ट्रडिक्शन ले रहे हो तो तुम्हें तो चीजें अलग, 5 रूट ऐसे ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर तुम 5 रूट मान के चलोगे, तुम अगर तुम मान के, ये सॉरी कॉन्ट्रडिक्शन अभी नहीं लिखते हैं, इसे मैं एजम्पशन लिखता हूं। अगर वेट अ मिनट, हाँ चलो, f of x has 5 real roots and f dash x has at least कितना, 4 real roots। ये तुमने एज्यूम किया था, मगर ये जब तुमने एज्यूम किया तो तुम्हें क्या मिला? तुम्हें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिला। तो हेंस तुमने एक रिजल्ट प्रूफ कर दिया। मैंने n के लिए नहीं बताया, क्या ये रिजल्ट की तरह याद रखोगे कि अगर f of x satisfies रॉल्स थ्योरम, और मैं अगर तुमसे कभी बोलूं f dash x has n real roots, तो मुझे क्या बोलोगे उल्टा? f of x can have at most, क्या बोलोगे? ऊपर जा रहे हो अब। हाँ, can have at most कितना? कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा। n+1 real roots. n+1 रियल रूट्स लिखोगे क्या एक बार, फिर आगे चलते हैं। सर हाँ बोल। सर इसको हम एग्जैक्टली क्यों नहीं लिख सकते? नहीं एग्जैक्टली नहीं, कम भी होने से चलेगा ना, कम भी होने से चलेगा ना, क्योंकि देखो रॉल्स थ्योरम क्या है? रॉल्स थ्योरम क्या कहता है? रॉल्स थ्योरम तुम्हें ये कहता है कि अगर f of अल्फा इज इक्वल टू f of बीटा है, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कहता है ना रे, एटलीस्ट 1 रूट ऑफ f dash x इक्वल टू 0। मगर एक से ज्यादा भी तो एग्जिस्ट कर सकता है नहीं? हाँ सर। मतलब C1 भी एग्जिस्ट करता है, C2 भी, सच दैट, तो इसीलिए समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं बोल पाओगे ना तब तो उल्टा भी, अब उल्टा जब जाओगे तो इसीलिए, तो यहाँ पे तुम्हें 2 रूट है और यहाँ पे भी कितना रूट मिला बोलो? 2 रूट तो मिल गया ना, तो इससे तुम एग्जैक्टली नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि f of x का
एफ ऑफ एक्स के पास 2 रूट है तो एफ डैश एक्स का 2 से ज्यादा भी रूट हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एटलीस्ट वाला है, तो एग्जैक्टली तुम नहीं बोल सकते हो। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। ये तो समझाया था मैंने। एक प्रॉब्लम कराऊं? हाँ सर। तो ज्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलो, प्रॉब्लम। प्रूव दैट if 15b, then all roots of cannot be real. That is, this equation must have imaginary roots. ये प्रूफ करना है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। शुरू करूं? हाँ सर। चलो। हाँ सर। देखो, ये एक ट्रिकी सम है, मुझे करने दो। हाँ, अभी मैं ज्यादा कुछ मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं। ये एफ डैश एक्स कितना आएगा तब, जब तक मुझे ए और बी के ऊपर केवल कंडीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सी डी मुझे एलिमिनेट करना है, कंडीशन केवल ए और बी के ऊपर है। 5x⁴, 4ax³ 9bx² twice cx plus d। f डबल डैश एक्स 5 4 जा 20x³ 4 3 जा 12ax², 9 2 जा 18bx प्लस twice c। f 3 बार डिफरेंशिएट करूं तो 60x² माइनस 24ax प्लस 18b। यहां से 6 कॉमन ले लेता हूं तो 10x² माइनस 4ax प्लस 28b। डिस्क्रीमेंट क्या आएगा? ठीक है, मैं बस करते जा रहा हूं, तो बोलोगे सर आपने कुछ समझाया नहीं। 16a² माइनस 4 इंटू 10 28b, तो 4 4 जा 16 बाहर ले लेता हूं तो मुझे मिला ट्वाइस a², 8 बाहर आएगा, ट्वाइस a² माइनस 5 3 जा 15b। अब मुझे बोलो, तुमने तो सम भी लिखने का टाइम नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। ये बोलो ट्वाइस a² लेस देन b, इससे क्या बोल सकते हो? इससे तुम बोल सकते हो ये लेस देन 0 हो गया। मतलब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट। हाँ, और मैंने अभी कुछ कहा था रे कि अगर f डैश x इक्वल टू 0 हैज n रियल रूट्स, तो f डैश x हैज इससे ऊपर, मतलब अगर डिफरेंशिएशन को हटा दोगे, हैज एट मोस्ट n प्लस 1 रियल रूट। तो अब मुझे बोलो, दिस इक्वेशन हैज कितना रूट? 0 रियल रूट। तो अगर ये 0 रियल रूट दे रहा है तो ये कितना रूट देगा? ऊपर जाना शुरू करो। अब ये तो f ट्रिपल डैश x था ना रे,
एफ ट्रिपल डैश एक्स से एफ डबल डैश एक्स बना रहे हो, मतलब एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स बना रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो क्या इट दिस एक ज्यादा मतलब कितना होना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 रियल रूट। अगर ये एटलीस्ट 1 रियल रूट है तो ये वाला क्या होगा, समझ में आ रहा है? एफ डबल डैश से अब तुम एफ डैश बना रहे हो तो क्या बोलोगे, एटलीस्ट 2 रियल रूट। और अगर एटलीस्ट 2 रियल रूट है तो ये वाला क्या हो जाएगा तब, एफ डैश एटलीस्ट 2 रियल है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एटलीस्ट। तो अगर ये एटलीस्ट 3 रियल रूट्स होगा, और ये कितना डिग्री इक्वेशन है, 5 डिग्री। तो अगर एक 5 डिग्री इक्वेशन में तुम्हें 3 रियल रूट मिलेगा तो 2 रूट क्या होना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी। तो हेंस 2 रूट्स मस्ट बी इमेजिनरी। तो वही तो कह रहे हैं ना, ऑल रूट्स कैन नॉट बी रियल, इसमें मैक्सिमम 3 रियल रूट्स हो सकते हैं। तो हेंस क्वेश्चन मुझे ये पता चला कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के मैक्सिमम 3 रियल रूट्स हो सकते हैं, और ये 5 डिग्री इक्वेशन है। तो हेंस यही तो पूछ रहा है कि ऑल रूट्स कैन नॉट बी रियल। हाँ, तो इसका मतलब रिमेनिंग मतलब एटलीस्ट 2 रूट्स आर इमेजिनरी। आई एम जेड मतलब इमेजिनरी है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर वो एटमोस्ट होगा शायद। बोलो सर वो नहीं, ये तो एटमोस्ट अब होगा एटलीस्ट ये तो एटलीस्ट नहीं, ये तो एटलीस्ट होगा ना, क्योंकि ये एटलीस्ट 3 रियल रूट है। अगर रियल रूट 2, अगर रियल रूट 1 होता तो कितना होता इमेजिनरी रूट, सर 4। तब तो ये एटलीस्ट ही होता। समझ में आया ना? सर ये एटलीस्ट इसका मतलब 5 रूट भी हो सकता है। क्या 5 तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक रूट इमेजिनरी होना, इमेजिनरी रूट हर समय पेयर में एग्जिस्ट करता है। या तो 2 होगा या तो 4 होगा। आया समझ में? हाँ सर। ठीक, या तो 2 होगा या तो 4 होगा, मतलब जितने रियल रूट्स रह गए रिमेनिंग इमेजिनरी होंगे। सर हम जब f डैश x से f ऑफ x पे जाते हैं तो n रियल रूट से n+1 एटमोस्ट n+1 रियल रूट आता है। हाँ सर, तब तो एटमोस्ट होना चाहिए। ओ मैं एटलीस्ट लिख रहा हूँ ना, ओ मैं ये गलत कर रहा हूँ, सॉरी ये तो सॉरी, हाँ ये मैं गलत लिख रहा हूँ, सॉरी। हाँ ये मैं गलत लिख रहा हूँ, सॉरी ये मैं गलत लिख रहा हूँ, ये मैं गलत लिख रहा हूँ, वही सॉरी, ये मैं गलत लिख रहा हूँ, ये एटमोस्ट है, सॉरी। हाँ ये एटमोस्ट है, ये एटमोस्ट है, सॉरी ये गलत लिख रहा हूँ। एटमोस्ट 3 रियल रूट और ये एटलीस्ट, ठीक है ये सही लिख रहा हूँ, एटलीस्ट 2 रियल रूट। सॉरी मैं सोच रहा हूँ तू नीचे वाला पूछ रहा है इसीलिए, ऊपर वाला गलत है मेरा। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? मैं लाइन में हूं? हाँ सर। ठीक है सर, तो लिख रहे हो क्या, लिखो तो।
मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट के बाद पूछूंगा। चलो चलो आगे चलूं। हाँ सर। चलो तो कभी कभी अब थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम में एक चीज देता हूँ। एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन आता है जिसमें कईयों को बड़ा डाउट होता है। सपोज मैं तुमसे कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स है, हाँ, और जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, तुम्हें मेरे असाइनमेंट सीट में भी पास्ट ईयर में भी ऐसे सम्स मिलेंगे। एफ ऑफ टी, ये फंक्शन का मतलब क्या है, इसमें कईयों को डाउट होता है। टी जो है वो 0 से लेके एक्स तक है और एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स जो है वो मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी है। तो ये फंक्शन कैसा दिखेगा, जी ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंशिएबिलिटी निकालो, अलग अलग चीजें आता है। तो ये कैसा दिखेगा, दिखने के लिए तुम मुझे बोलो जी ऑफ पाई बाय 3 का मतलब क्या होगा? तब जी ऑफ पाई बाय 3 का मतलब होगा मैक्सिमम ऑफ क्या, एफ ऑफ टी, जब तक 0 टी से लेके पाई बाय 3 तक होता है। देखो ऐसे में ना ग्राफ बनाना सबसे अच्छा है। तुम जब 0 से लेके पाई बाय 2 तक फंक्शन का ग्राफ बनाते हो साइन एक्स का, तो ग्राफ ऐसा होता है, और पाई बाय 3 यहाँ का कोई एक पॉइंट है। तो मुझे बोलो यहाँ, और ये वाला मेरे पास √3/2 है। तो मुझे बोलो मैं अगर यहां से लेके यहां तक आऊं तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? वही पूछ रहा है ना क्वेश्चन। क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जब मैं 0 से पाई बाय 3 तक आ रहा हूं। तो तुम बोलोगे सर √3/2, जो कुछ नहीं है, जो एफ ऑफ पाई बाय 3 है, ठीक है। जी ऑफ पाई बाय 2 तब क्या होगा बोलोगे? जी ऑफ पाई बाय 2 क्या होगा? जी ऑफ पाई बाय 2 तुम्हारा होगा कि 0 से पाई बाय 2 तक जब तुम कवर अप करते हो, तो तुम जब यहां से यहां तक जाते हो तो तुम मैक्सिमम हाइट कितना कवर कर रहे हो? 1, जो एफ ऑफ पाई बाय 2 है। जी ऑफ पाई कितना होगा बोलोगे? अब मैं इंटरेस्टेड हूं। मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी, 0 इज लेस देन टी इज लेस देन पाई। क्या हो रहा है? 0 से तो तुमने शुरू किया, पाई बाय 2 तक भी गए और पाई तक गए, मगर तुम ध्यान से देखो मैक्सिमम क्या हो रहा है। नहीं, तुमने ये पूरा लिया, मगर एफ ऑफ एक्स का तो वैल्यू 0 से 1 तक है ना, तो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 1 है। मतलब एक बार जब उसने वो मैक्सिमम वैल्यू ले लिया, तो उसके बाद अब उसका वैल्यू तुम चाहे जितना भी लो, तुम 100 भी लो, जी ऑफ 100 पाई भी क्या होगा? 1। जी ऑफ 100 पाई भी क्या होगा? ठीक है, तुम 1000 बार जाओ, मगर एक बार जब तुमने ये ले लिया तो ये 1 नहीं होगा। मतलब तब मैं जी ऑफ एक्स को ऐसा कह सकता हूं क्या? ध्यान से देखो, जब तक मैंने पाई बाय 2 नहीं लिया, तो फंक्शन जिस पॉइंट में तुम हो वही मैक्सिमम है। मतलब जब तक x पाई बाय 2 से छोटा, तो एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम है। सर समझ में नहीं आया। जब तक x पाई बाय 2 से छोटा, तो एफ ऑफ एक्स ही मैक्सिमम है। एफ ऑफ एक्स है या नहीं? मगर एक बार x अगर पाई बाय 2 से बड़ा हो गया, मतलब
या इक्वल हो गया, तब मैक्सिमम क्या है? 1. 1। तो इस फंक्शन को ऐसा लिखोगे। तो अगर ये समझ में आया तो अब तुम लोग मुझे और एक बात बोलोगे, ठीक है? इसे मैं लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत। सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन बनाया x टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब। तुम अब इसका फंक्शन बना सकते हो। ये फंक्शन 0 में 0 होता है और इस टाइप से जाता है। ये वाला 3 होता है और 3 में इसका वैल्यू -27 होता है। 3 में इसका वैल्यू, हाँ। मैं एक नया फंक्शन g ऑफ x बना रहा हूं, मिनिमम ऑफ f ऑफ x। मिनिमम है, अब मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम ऑफ f ऑफ x, मिनिमम ऑफ f ऑफ t, अगर मेरे पास t 0 से लेके x तक हो। तो मुझे बोलो ये कैसा दिखेगा? अगर मैं 3 से छोटे में कोई एक वैल्यू सोचूं तो कैसा दिखेगा? मिनिमम कहां पे हो रहा है तब? फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहां पे हो रहा है? x अगर 3 से छोटा है तो मिनिमम वैल्यू f ऑफ x है, मगर अगर x 3 से या 3 से बड़ा हो गया तब मिनिमम वैल्यू क्या है? -27. तब मिनिमम वैल्यू क्या है? समझ में आया रे? बाकी लोग भी कुछ बोलो, समझ में आया? क्योंकि एक बार ये पॉइंट वो ले चुका है, एक बार ये पॉइंट वो अब ले चुका है, तो मिनिमम क्या होगा? -27। तो अब कोई और कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं मान के चल रहा हूं या तो समझ में नहीं आया या तो समझ या आया, तुम बोलना नहीं चाहते हो, पता नहीं। लिखना है तो लिख लो। चलो नेक्स्ट क्लास एओडी शुरू करूंगा, सॉरी इंटीग्रेशन शुरू करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, इससे छोटा टॉपिक है। डिफरेंशियबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, इंडेफिनिट काफी बड़ा टॉपिक है। सर चलो हाँ बोल। सर आज आप वो डाउट क्लियर करवाएंगे क्या? हाँ अभी करवाऊंगा। सर मैं वो बैच 1 से आया हूँ। हाँ ठीक है, आराम से रुक जाओ। आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है। अब तुम कभी कभी ऐसा भी देख सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमा का सम है मगर पैरामेट्रिक यूज हो सकता है। जैसे प्रॉब्लम इफ x² + y² = 4n
u square plus v square equal to 9. Find maximum value of xu plus yv. सॉल्यूशन देखो, अब ऐसा सम कहीं कहीं मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, मगर ये किसी भी रीजन में ट्रिग्नोमेट्री का सम है ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 होने से एक्स और वाई को क्या ले सकते हो बोलोगे? तो x को 2 cos थीटा ले सकते हो, y को 2 sin थीटा, और u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 9 होने से u को क्या लिख सकते हो? 3 cos थीटा, v को क्या लिख सकते हो? 3 sin थीटा। तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए? xu प्लस yv का। तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6। एक मैंने गलती किया है, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, दोनों थीटा थीटा नहीं होगा, एक थीटा है तो एक को अल्फा लेना होगा, दोनों दो अलग अलग क्वांटिटी हैं। तो xu 3 2 जा 6 कॉमन ले लो, तो cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा, ये क्या बन गया? 6 cos थीटा माइनस अल्फा। तो बोलो, अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसका मैक्सिमम क्या होगा? 6। तो खेला खत्म। तो तुम्हें इस टाइप से सम्स मिलेंगे, हाँ, जिसमें पोलर फॉर्म यूज करना पड़ सकता है। मैं ये करोगे, डाउट में पूछोगे तो मैं करवाऊंगा, बस मैंने एक सम करवा दिया कि तुम्हारा दिमाग हर समय डिफरेंशिएशन की ओर ना जाए। पैरामेट्रिक पोलर ऐसे भी सम्स आ सकते हैं, मेरे क्वेश्चन बैंक में है जो मैंने कल भेजा है तुम लोग को, जिसमें तुम्हें अलग अलग ट्रिक से करना होगा, ठीक है। मगर मैंने मैक्सिमम कैलकुलस वाले ही सम्स दिए हैं, क्योंकि हम कैलकुलस पार्ट कर रहे हैं। मगर ये ना भूलें, इसलिए ऐसा भी सम्स दे दिया गया है। लिखना है तो लिख लो। आज यहीं पे क्लास खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास से ईओडी करता हूँ। डाउट्स है तो डाउट्स भेजो। किसी का डाउट है इस बैच में? हाँ सर। भेज दो। हाँ सर, वो आप फंक्शन का आर्काइव बना देंगे सर? फंक्शन का कौन सा आर्काइव? बोर्ड लेवल का बनाया नहीं है ना मैंने? हाँ सर। बोर्ड और इनवर्स का नहीं दिया है मतलब ना? इनवर्स का नहीं दिया सर। ठीक है, मैं बना दूंगा बोर्ड और इनवर्स का। हाँ ठीक है सर। चलो ये पेपर ले लेता हूं। जिनका डाउट नहीं है वो निकल सकते हैं, जिनका डाउट है वो रुक जाए। जयदीप। हाँ सर। दो मिनट रुक जा, पहले ये भेज दूं। इसमें तुझे वो निकालना होगा। हाँ, इसमें तुझे और कोई चारा नहीं है, तुझे इसमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा। और इसका नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए तुझे डिफरेंशिएट करके बस नॉर्मल का इक्वेशन निकाल के देख ले, उसके बाद आंसर आ जाता है। x का वैल्यू तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा a थीटा कॉस थीटा। dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? a कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। कैंसिल करो तो a थीटा। समझ में आ रहा है? मैं लाइन में हूं ना? हाँ सर। तो dy बाई dx निकालेगा तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर tan थीटा है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस y1। तो y1 का मतलब ये है y माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा, माइनस कॉट थीटा का मतलब माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, x माइनस a कॉस थीटा सर माइनस। हाँ बोल। सर, इक्वेशन निकाला था लेकिन ऑप्शन बी नहीं मिला,
4 का 2 ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन नहीं मिला। नहीं वो तो नहीं किए, वो तो यहीं से मिल गया ना रे। माइनस कॉट थीटा का मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ द नॉर्मल। क्या इसको 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा नहीं लिख सकता है? अच्छा हाँ सर, हाँ तब हो जाएगा। और एक भेजा है।